प्रदीप भटनागर साहब, आपके पास लौटना चाहेंगे। 2014 में जिस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के बाद मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि 2014 में जिस तरीके से बीजेपी ने 7 सीटों पर क्लीन स्वीप की थी, इस बार दिल्ली में बीजेपी के लिए सख्त मुकाबला है। कांग्रेस आपको टक्कर दे रही है, साथ ही साथ आप सामने हैं। ऐसे में बीजेपी के हौसले कितने बुलंद हैं? बीजेपी क्या कुछ कहेगी? जो चुनाव था उसमें भी बहुत संघर्षशील था और संघर्ष करके 7 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, और इनके जो काले कारनामे थे उसको उजागर भी करा। सबको जग को पता है कि इन्होंने बिजली के जितने थे बिजली विभाग बेच दिए, शीला दीक्षित ने प्राइवेटीकरण कर दिया, स्टेडियम बेच दिए थे इन्होंने, कैसे कैसे काम किए थे, सब चीजें वही आम आदमी पार्टी है जो इनके गलत कारनामे उजागर करके सत्ता में आई थी। और वो चीज कुछ छुपी नहीं है, और आज यही पद चिन्हों पे आम आदमी पार्टी भी चल रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का वो जो बेड़ा गर्क करा है, आज वो देखने लायक है कि दिल्ली का हर नुमाइंदा परेशान है कि हमने किनको चुन के भेज दिया, क्या गलती कर दी है। ये टॉफी दी और ऐसी टॉफी दी कि जो कि आज के दिल्ली वासियों के हजम नहीं हो रही है बिल्कुल भी। देखिए कांग्रेस ने क्या किया, गेम के चक्कर में आज भी कलमाड़ी कहाँ है पता नहीं, शीला जी ने कितना बड़ा झेलना पड़ा कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया पूरी दिल्ली की जनता ने, आज खत्म बिल्कुल त्रास्त कर दिया इनको, इस लायक छोड़ा कि पानी भी ना पी सको आप। आज आम आदमी पार्टी भी आज उन्हीं पच्चीनों पे चल रही है, इन्हें अपने काम नहीं चाहिए। आज केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री कुर्सी चाहिए, ध्यान वहां है, इनका दिल्ली में बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज क्या हाल सफाई को लेकर है, क्या विकास को लेकर, जितनी ग्रीनरी आप हमारे टैक्स के पैसों से कॉमनवेल्थ गेम में जो ग्रीनरी की गई थी आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी है। आज पानी के लिए जनता परेशान है, ये देख रहे हैं ऊपर के सपने, दिल्ली इनसे संभाली नहीं जा रही इनका। तो लेकिन प्रदीप साहब, डीएमसी में भी आप हैं, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे भी आपका कब्जा है। अगर बात नई दिल्ली की मैं कर लूं, मीनाक्षी लेखी उनके पार्लिमानी हल्के से नई दिल्ली से ये खबरें आई कि जो जर्जर इमारतें हैं उनकी जानिब कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, लाखों की तादाद में लोग उसमें रहते हैं। क्या रुकने पार्लियामेंट को, एमपी को नहीं चाहिए कि उन तमाम इमारतों की निशानदेही करें और उन्हें फिर से रिनोवेट कराएं, बनाएं? आखिर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ललिता पार्क में बहुत बड़ा कांड हुआ था और बहुत लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे, वहां से भी जागरूक नहीं हुए और इन्होंने बिल्डिंगीकरण का बिल्कुल कोई काम नहीं किया। लेआउट था उस पर कोई काम नहीं किया इन्होंने। अब आपने 5 सालों में क्या काम किया? आपने दिल्ली में 5 सालों में क्या क्या काम किया प्रदीप साहब? दिल्ली में देखिए इन्होंने कोई जितनी राष्ट्र की योजना, जितने भी सरकार की योजना थे सेंट्रल की, इन्होंने कोई उसको तवज्जो नहीं दी, आगे आने नहीं दिया इन्होंने। दूसरी चीज देखिए, अगर देखा जाए जितने हमारे गांव लिए थे सांसदों ने, सातों ने बाखूबी काम किया और अपने क्षेत्र में जिस तरह से काम करना चाहिए था, लड़ाई भी लड़ी, जीएसटी के लिए अगर कोई प्रॉब्लम भी आई उसके लिए भी लड़ाई लड़ी, जनता के लिए अपनी बात रखी सरकार के आगे। मगर देखिए दिल्ली को जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस हिसाब से सुविधाएं भी आम आदमी पार्टी को देखनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी आज की डेट में देखिए, इन्होंने आज जितनी इनकी मंडी या आज मंडी समितियां बनी हुई है, सब में इन्होंने अपने दलाल बैठा रखे हैं। देखिए इनके खुद विधायक फायदा लेने के चक्कर में आज खुद झेल रहे हैं बाकायदा कोर्ट को। आज ये कहां इन्होंने दिल्ली को ले आए खड़ा कर दिया है। लेकिन दिल्ली से सरकार भी दूर नहीं है, केंद्र सरकार भी दिल्ली में ही है। अगर दिल्ली में इतनी बड़ी धांधलियां होती हैं तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, केंद्र सरकार की बनती है कि उन तमाम चीजों की निशानदेही करें। आज ये देखिए आज ये राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, कम से कम ये तो देखिए कि आप राज्य का दर्जा तो दिल्ली को आप बनाना चाहते हैं, मगर उसको देखिए डेवलपिंग कैसे करेंगे, आज कैसे उसका फंड लाएं, कैसे क्या करेंगे। आज इन्होंने इन्होंने बंद हुआ वो आज तक चालू नहीं कर पाए ये लोग। मोहम्मद निजाम साहब, पहले आप फिर सैफ साहब से। हाँ जी, मेरे दोस्त अभी ये फरमा रहे थे कि दिल्ली में गंदगी का अंबार है। जरा इनसे ये पूछिए कि जो दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो किन के अंडर में है। दूसरी चीज, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी चीज आपने ये कहा कि आम आदमी पार्टी की पोजीशन बहुत खराब है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आप झुग्गी झोपड़ियों में गए हैं जहां पे आधे हाफ रेट में उनको बिजलियां मिल रही हैं, या तमाम सी वो सुविधाएं उनको जो है खाद्यान्न वस्तुएं मिल रही हैं, या और वुमेन सिक्योरिटी की बात है। अब वुमेन सिक्योरिटी भी अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमें केंद्र का जो है इसमें सपोर्ट चाहिए, तो ये अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली में सरकार तो चल रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन
कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला केंद्र सरकार के अंडर में है। तो उसके अलावा तमाम से एजेंसी, डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, डीडीए है, वो भी केंद्र सरकार के अंडर में है। तो जब आपने 7 सीटें दिल्ली में जीती थी, तो क्यों नहीं वो संस्थाएं जो आपके हाथ में है, आपने क्यों बखूबी उस काम को अंजाम नहीं दिया दिल्ली के अंदर? जी, इन्होंने एक ब्रिज नया बना के नहीं दिया। इन्होंने बिल्कुल एक ब्रिज इन्होंने नया बना के नहीं दिया। आज जितने भी हाईवेज बनाए गए दिल्ली टच को लेके, वो डेवलपिंग की गई, इनके सामने है सब कुछ, इनके सामने। ये जो आज बात कर रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों की, इन्होंने आज उसी स्तर पे ले जाकर छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें काम किया, उनको विकसित भी किया, झुग्गी और प्रदेश दिल्ली को झुग्गी मुक्त भी कराया, उनके पक्के मकान देने के उनको। देखिए यही चीज है जो पोल्यूशन को लेके भी बीजेपी ने काम किया, नई इकाइयां बनाई। ठीक है सैफ साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहली चीज मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों साथ साथ में एक तो एक दूसरे पे जो है कीचड़ फेंकते हैं, उसके बाद जो है बात होती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ जो जनता उससे सहमत होगी। मेट्रो फेयर बढ़ाए गए, यानी ड्यूरेशन के ऊपर जो है 50 रुपए तक जो है बढ़ गए। वो ये आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी की सहमति से हुआ है। और सच्चाई ये है कि दोनों की सहमति से आज ये 50 रुपए की ड्यूरेशन के ऊपर जो रेट्स बने हैं, ये दोनों की सहमति से बढ़े हैं। यानी महंगाई जो है आप दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है, आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, तब जाके जो है ये मेट्रो के फेयर बढ़े। अब आप जो है साफ सफाई की बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे। जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी आती पहले से जीती हुई है, और लगातार जो है साफ सफाई का ग्राफ जो है वो नीचे आता जा रहा है। यहां तक कि साफ सफाई के जो बजट तक निकले हुए हैं उसका भी जो है पैसा इस्तेमाल नहीं होता। इनके ज्यादातर राज्यों में ऐसी ही रिपोर्ट जो है देखने को मिलती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हम बाकी के राज्य देखें जहां भारतीय जनता पार्टी है। अब ये बात करते हैं कि जो है बाकी के जो आपने ये बेच दिए, आज एयरपोर्ट जो है उनको जो है उनको बेचा जा रहा है, आज लाल किले जो है उस तक को बेचा जा रहा है। आप ये देख सकती हैं लगातार जो है हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आज जो है गिरवी रखा जा रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी आज पुरानी सरकारों के ऊपर जो है उंगलियां उठा रही है। फिर करप्शन की बात कर रहे थे कि ये जो ये हो गया साहब, ये हो गया, आपके करप्ट लोग हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एडीआर की रिपोर्ट आई थी अभी, जिसमें बताया गया था साफ साफ 1581 भारतीय जनता पार्टी के सैफ साहब आपसे तफसील से जानेंगे जो तमाम चीजें आप कर रहे हैं, निशानदेही इसको कर रहे हैं और सामने ला रहे हैं। आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। और इस वक्त रुक कर रहे थे बिहार का, क्योंकि बिहार में भी वोटिंग हो रही है। आज बिहार की 8 सीटों पर पोलिंग हो रही है और बिहार के वैशाली में क्या कुछ तस्वीरें, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वैशाली से जुड़ चुके हैं प्रवीण ठाकुर। प्रवीण, आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? सुबह के 8:30 से जायद का वक्त हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें? जी देखिए, मैं वैशाली संसदीय क्षेत्र का जो बरुराज विधानसभा क्षेत्र है उसके बूथ संख्या 113 और 112 पर हूँ। मेरे पीछे 113 बूथ नंबर है और जो तकरीबन 1.25 घंटे का पोलिंग हुआ है उसमें 6% के लगभग मतदान हुआ है। जो 8 बजे की रिपोर्ट आई थी उसमें 4% मतदान की बात थी। तो लगातार तेज धूप है। औसतन हम लोगों ने देखा है पिछले 3 दिनों में 42 डिग्री के लगभग तापमान रहता है। और ऐसे में जो वैशाली संसदीय क्षेत्र का 3 विधानसभा क्षेत्र है, मीनापुर, इसके अलावा साहेबगंज और पारू, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। और इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही पोलिंग होनी है। तो इन 3 विधानसभा क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित हैं, इनके 186 बूथों पर प्रशासन की विशेष नज़र है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और 4 बजे से पहले इन तमाम तीनों विधानसभा क्षेत्रों में क्या पोलिंग होता है वो फाइनली वैशाली लोकसभा क्षेत्र को काउंट करेगा। लेकिन देखिए, वैशाली लोकसभा क्षेत्र काफ़ी हाई प्रोफाइल क्षेत्र माना जा रहा है। यहाँ से रघुवंश प्रसाद सिंह जो कई दफ़ा 2000 आप कह सकते हैं 96 से लगातार 5 बार यहाँ प्रतिनिधित्व किए, लेकिन पिछली बार उन्हें लोजपा से हार मिली थी और एक बार लोजपा के प्रत्याशी जरूर बदले हैं इस क्षेत्र में। एनडीए के वीणा देवी हैं, इस बार रामा सिंह को टिकट नहीं मिला है। लेकिन लगातार जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने 13 साल तक वैशाली का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है और वोटरों ने अपने तमाम मुद्दों को सहेज लिया है। हमने देखा है तमाम बूथों पर सुबह से ही महिलाओं की सबसे अधिक कतारों को हमने देखा है। महिलाएं अपना घर का कामकाज छोड़कर बूथों तक आई हैं और लगातार वो पोलिंग कर रही हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। और इसके अलावा जो प्रशासन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उन 3 विधानसभा क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित हैं उन एरियाज में ज़्यादा है, जो किस प्रकार
वहाँ पर जो एरिया डोमिनेशन का काम था और जो लैंड आप कह सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क है। लोगों को शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए अपील की गई है और सुबह से तकरीबन 13 से 14 जगहों पर ईवीएम की खराबी की सूचना आई है। एक दो जगह रिप्लेसमेंट भी हुआ है, लेकिन कई बूथों पर अब भी मतदान प्रभावित है। तो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जिन्हें पहले से ड्यूटी दी गई है कि जहाँ भी ईवीएम की खराबी होती है वहाँ जाकर रिप्लेस करें, वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन लगातार तेज धूप है और इस बीच मतदाता अपने बारी का इंतजार बूथों पे कर रहे हैं। जी, तो गर्मी के पारे के साथ साथ इस सियासी पारे की हमने बात की। अगर बात यहाँ के मूलभूत सुविधाओं की और मुद्दों की कर लें प्रवीण, तो जिस तरीके से नक्सल मुतासरा इलाका है वैशाली में कई असेंबली सीट्स, ऐसे में सिक्योरिटी के साथ साथ कौन से अहम मुद्दे हैं जो यहाँ पर लोगों के जहन में हैं, जिन्हें लोग उनसे दूरी चाहते हैं, उन तमाम चीज़ों को हल करना चाहते हैं? प्रवीण, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? हमारी आवाज मिल पा रही होगी तो हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप जिस तरीके से वैशाली के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, सियासी टक्कर की आपने बात की और कौन कौन सा नुमाइंदा यहाँ से मुंतखब हुआ है अब तक, इसको लेकर आपने बैकग्राउंड भी बताया। अगर बात यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कर लें तो कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं और कौन से बड़े मुद्दे हैं वैशाली में जिसे अवाम अपने जहन में रखकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं? लगता है हमारी आवाज़ प्रवीण ठाकुर तक नहीं पहुंच पा रही। प्रवीण, अगर आपको आवाज़ हमारी मिल पा रही हो तो हमारे सवालों का जवाब दीजिएगा। और हमारी आवाज़ प्रवीण को नहीं मिल पा रही है। और आगे बढ़ लेते हैं। अगर बीजेपी लीडर राम माधव की बात कर लें तो बीजेपी लीडर राम माधव ने कहा है कि जिसको जितनी भी गालियाँ देना है वो दे लें, 23 तारीख को मतला साफ हो जाएगा और ऐसे लीडरान की आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। दिल्ली में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी। सर, आपने वोटिंग की है, क्या कहेंगे सर? लोकतंत्र में ये तो एक त्योहार का दिन है, हम इसलिए सुबह सुबह तैयार होकर वोट देने आए हैं। मैं तो दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि अच्छी संख्या में आके आज वोटिंग की इस प्रक्रिया में भाग ले। हम तो इस देश में एक चेंज और कंटिन्यूटी दोनों का जो प्रतिनिधित्व है, कंटिन्यूटी भी रहे और जो अच्छे परिवर्तन का जो प्रयास हो रहा है उसको आगे बढ़ाए, इस दृष्टि से हमने हमारा वोट का अधिकार का प्रयोग किया है। कई क्षेत्रों में मत प्रतिशत बहुत कम रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? विशेषकर मेरी शहरों में रहने वाले वोटर्स से विशेष विनंती है कि वोट का अधिकार का प्रयोग अच्छा करें। स्वयं प्रधानमंत्री जी बार बार देश की जनता को अपील कर चुके हैं, हम वोट करने जरूर जाएं और हमारे इस अधिकार का पूरा प्रयोग हम सब करें। वोटिंग परसेंटेज हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी अच्छा हो। सर, मुद्दा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या गाली गलौज की जो राजनीति हो रही है वो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में चुनाव के समय अनेक प्रकार की चीज़ें चलती है। अच्छा होता हम सब एक स्तर का चुनाव का अभियान चलाते, बट ये चुनाव तक सीमित रहना चाहिए। ये जो भी हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा किसी को लग सकता है, बट चुनाव का माहौल है। आज जब चुनाव हो जाएगा तो हम सब देश के लिए एक अच्छे कंटिन्यूटी की दृष्टि से अच्छे सरकार को चुने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जनरल सेक्रेटरी राम माधव, कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। तो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव का रद्दमल आप देख रहे थे। एक बार फिर से वैशाली का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रवीण एक बार फिर से जुड़ चुके। प्रवीण, आपको आवाज आ पा रही होगी तो हमने आपसे सवाल उस वक्त ये किया था कि वैशाली में क्या कुछ मुद्दे अहम हैं? जी देखिए, जो वैशाली संसदीय क्षेत्र है यहाँ 2 चीनी मिलें हैं, जो मोतीपुर चीनी मिल है और गौरौल चीनी मिल है। दोनों मिलें 96 से बंद है और इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा किसानों की दूसरी बड़ी समस्याएं भी हैं, जो किस प्रकार जहाँ जो नील गाय और जंगली सुअर है उससे फसलें प्रभावित होती है, किसान परेशान रहते हैं। इसके अलावा सिंचाई के साधन नहीं है, तो किसानों की समस्या है। मजदूरों का पलायन महानगरों में, जो पहले दिल्ली में हुआ करता था वो शिफ्ट नए नगरों में हुआ है। जो साउथ के जो कैपिटल्स हैं, बंगलोर, मद्रास, उन जगहों पर इन इलाकों के मजदूर जा रहे हैं। तो किसान मजदूर के अलावा जो दूसरी समस्याएं हैं, जो उच्च शिक्षा है
वो पूरी तरह धाराशायी हुई है। जो उच्चतर शिक्षा है, यहाँ कॉलेजों में शिक्षकों का अभाव है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे पूरा क्षेत्र मैसर है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी काफ़ी नीचे जा रहा है। तो इन तमाम समस्याओं से वोटर तमाम जूझता रहा है। लेकिन जो दोनों गठबंधन जो आमने सामने हैं, बिल्कुल महागठबंधन से रघुवंश प्रसाद सिंह जो यहाँ से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, 13 साल तक प्रतिनिधित्व किए हैं और पिछली बार चुनाव में उन्हें हार मिली थी। इसके अलावा जो लोजपा के प्रत्याशी हैं, दोनों ही राष्ट्रीय मुद्दों को तलाशते हुए दोनों अपने अपने मुद्दे पर वोटरों को ले जा रहे हैं। और कभी भी चुनावी सभाओं को मैंने कवरेज किया है, जो बाहर से नेता आ रहे थे या जो नेता प्रतिपक्ष थे, तमाम लोगों ने अपने अपने मुद्दों को थोपने की कोशिश की है वोटरों पर। ऐसे में वोटरों पर निर्भर है कि क्या इस दोनों गठबंधनों में से क्या अपने मुद्दों को तलाश कर वो बूथ तक आएंगे। लेकिन फिलहाल एक अच्छा आंकड़ा है कि फिलहाल सुबह तक लगभग 2.25 घंटे की जो रिपोर्टिंग है उसके मुताबिक एवरेज 7% मतदान हुआ है। आधिकारिक तौर पर 4% वोटिंग का आंकड़ा 8 बजे आया था। लेकिन लगातार जो महिला वोटर हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं अभी वैशाली संसदीय क्षेत्र के बरराज विधानसभा क्षेत्र में मोतीपुर में हूँ। ये 100 बूथ नंबर 112 113 है। एक स्कूल में दोनों ही बूथ हैं और यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करने वाली बच्चियां हैं वो भी हैं। तो लगातार महिलाओं में उत्साह है और घर का कामकाज छोड़कर महिलाएं वोट देने के लिए पहले आ रही है। और लगातार जो प्रशासन की स्वीप एक्टिविटी चली है उसमें लगातार यही स्लोगन दिया गया है, मतदाताओं से अपील की गई है कि पहले आप मतदान करें फिर जलपान करें, और महिलाएं इसमें आगे आ रही हैं। तो मुद्दे काफी अहम है, ग्रासरूट लेवल के कई मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव में वो मुद्दे गौन हो रहे हैं। एनडीए के द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों को उभारने की कोशिश की गई है, तो जो दूसरे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो उनके अपने मुद्दे हैं, जो लालू जी को न्याय मिले, संविधान की रक्षा हो, आरक्षण पर चोट नहीं पहुंचाए, इन मुद्दों को थोपने की कोशिश की गई है। अब वोटरों पर निर्भर होता है कि क्या वो कैसे अपने को निकालते हैं, कैसे मुद्दे तलाशते हैं और कैसे अपने वोटिंग को करके अपने प्रत्याशियों को चुनते हैं। जाहिर सी बात है। और किस तरह का नुमाइंदा वो चाहते हैं जो पार्लियामेंट में जाए और उनकी आवाज आगे बढ़ाए, आवाज उनकी बुलंद करे, जो मसाइल उन्हें दरपेश हैं, उनके इलाके में जो मसले मसाइल हैं, उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से दूर किया जाए। आज तमाम उम्मीदवारों को यही जहन में रखकर तमाम वोटर वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। तो कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद होगा। अखिलेश यादव जिसमें शामिल है, रीता बहुगुणा जोशी का भी आज इम्तिहान है। और साथ ही साथ अगर बात कर लें तो यादव कार्ड आजमगढ़ से बीजेपी खेल रही है और यहाँ से निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ को अखिलेश यादव के सामने मैदान में उतारा। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ टक्कर रहती है। 23 मई को इन तमाम चीजों के नतीजे पता चल पाएंगे कि किसकी टक्कर किससे रही और किसने बाजी मारी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।